हेलो एंड वेलकम टू ऑल। बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 29 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसको आप कुछ अर्थों में आईआर से भी जोड़कर देख सकते हैं और साथ ही साथ इसको आप आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह जो हमारा एडिटोरियल है वह केंद्रित है वर्तमान में सोशल मीडिया क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में बिग टेक कंपनियों के उदय पर और उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि वर्तमान में जिस प्रकार से बिग टेक कंपनियों की वर्चस्वशीलता बढ़ रही है, उसके संदर्भ में एंटी ट्रस्ट के मामले काफ़ी देखे गए हैं। जब हम बात करते हैं बिग टेक कंपनियों की, तो उनसे तात्पर्य हम मुख्य रूप से सोशल मीडिया क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में विद्यमान कंपनियों से लगाते हैं, जिसमें गाफा कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गाफा जो शब्द है वह 4 महत्वपूर्ण कंपनियों को दर्शाता है, जिसमें जी से गूगल, ए से एप्पल, एफ से फेसबुक और ए से अमेजॉन का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यह जो कंपनियां हैं यह डिजिटल क्षेत्र में कई प्रकार की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को रखती हैं और यही कारण है कि इनके खिलाफ समय समय पर विभिन्न देशों में एंटी ट्रस्ट के मामले देखे गए हैं। अगर हम बात करें कि यह एंटी ट्रस्ट क्या होता है, एंटी ट्रस्ट जिसे हिंदी में हम अविश्वास भी कह सकते हैं, यह ऐसे नियमों को दर्शाता है जो किसी विशेष फर्म अथवा कंपनी की बाजार शक्ति को सीमित करके प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें अक्सर यह सुनिश्चित करना शामिल होता है कि विलय और अधिग्रहण बाजार की शक्ति को संकेंद्रित ना करें और एकाधिकार की स्थापना को भी तोड़ें। इसमें यह किया जाता है कि किसी भी इस प्रकार की फर्म को कई इकाइयों में विभाजित कर दिया जाएगा ताकि उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए और साथ ही साथ इसमें जो फर्मों द्वारा प्राइस फिक्सिंग जैसी प्रथाओं को लागू किया जाता है और इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का जो प्रयास किया जाता है और इससे कार्टेल बनाने के प्रयासों को भी सीमित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो वर्तमान में डिजिटल बाजार में जो गाफा कंपनियां हैं वह इतने व्यापक रूप को ले चुकी हैं कि उनके द्वारा पूर्ण रूप से डिजिटल क्षेत्र में एकाधिकार रखा जाने लगा है और उनके माध्यम से इस प्रकार की नीतियां भी अपनाई जाने लगी हैं जो किसी भी नवीन प्लेयर को डिजिटल मार्केट में टिकने ही नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की जो बाजार पर एकाधिकार की शक्तियां हैं उसको हम सीमित कर सकें, इसी के संदर्भ में गूगल जैसी कंपनियों पर यूरोपियन यूनियन आदि द्वारा और अमेरिका में भी विविध एंटी ट्रस्ट केस आदि लगाए गए हैं। हाल के समय में जिस प्रकार से इंटरनेट का प्रसार वैश्विक स्तर तक हुआ है, उसकी तुलना में फेसबुक, गूगल जैसी बिग टेक कंपनियां भी उभरी हैं। अब जिस प्रकार से ये उभर रही हैं वे कई प्रकार की चुनौतियों को भी सामने ले आता है। इनके द्वारा जो सूचना प्रदान की जाती है वह चूंकि एक नॉन राइवल प्रकार के नेचर को रखती है, यानी यह सूचना सभी को सबके द्वारा समान रूप से प्रयोग की जाने वाली होती है और सबके द्वारा समान रूप से प्रयोग किए जाने के बावजूद उसका मूल्य नहीं घटता है।
साथ ही साथ बिग टेक कंपनियों द्वारा जो सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं वह वर्तमान में किसी भी प्रकार की भौगोलिक सीमा में बांधी नहीं जा सकती हैं। यह जो है मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में कार्य करती हैं। यही कारण है कि इनके समक्ष या इनके विनियमन के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती यह देखी जाती है कि कोई विशेष देश इस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखे अथवा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र द्वारा इनका विनियमन किस प्रकार से किया जाए। साथ ही साथ इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो वस्तु सेवाएं होती हैं वह भी नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जिस भी व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा है वह समान रूप से इसका प्रयोग कर सकता है। और इसी से होता क्या है कि इनकी जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा अधिकांश जो सेवाएं हैं वह मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं और इसके तहत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में इनका एकाधिकार बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण इनके द्वारा सेवाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना, बिना किसी प्रतिस्पर्धिता के आधार पर प्रदान किया जाना, नॉन एक्सक्लूडेबल आधार पर प्रदान करना भी है। पारंपरिक आधार पर अगर हम देखें तो इनके द्वारा जो सेवाएं प्रस्तुत की जाती हैं वो एक प्रकार से पब्लिक गुड्स की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। जो पब्लिक गुड्स की जो श्रेणी होती है वह ऐतिहासिक रूप से सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली श्रेणी है। वर्तमान में डिजिटल आधार पर इन्हें कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अब यहाँ से प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि यदि वह लगभग मुफ्त में ये सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं तो यह अपने रेवेन्यू मॉडल को किस प्रकार से स्थापित करेंगी, क्योंकि ये कंपनियां लाभकारिता के लिए कार्य करती हैं। यही कारण है कि इनके द्वारा वस्तु और सेवाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने के बावजूद इनके द्वारा विविध प्रकार के मौद्रीकरण मॉडल्स को अपनाए जाते हैं। मोनेटाइजेशन मॉडल इनके द्वारा अपनाया जाता है और इसके तहत विभिन्न माध्यमों से यह राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। जैसे कि जो भी व्यक्ति इनकी साइट्स पर या फिर गूगल सर्च आदि को विजिट करता है तो वह उनके लाभों को या फिर आप कह सकते हैं उनकी रुचियों आदि को टारगेट करते हुए पर्सनलाइज्ड प्रकार के यानी व्यक्तिगत आधार के या फिर उनको जो पसंद होता है उसके आधार पर जो है एडवर्टाइजमेंट को वह चयनित करते हैं और उन पे जो है उन व्यक्तियों को लगातार उसी प्रकार के विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो उनके पसंद के होते हैं। साथ ही साथ कई बार जो फेसबुक जैसी कंपनियां हैं उन पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वह किसी तीसरे पक्ष को उनके जो पर्सनल डेटा वगैरह हैं जो उनके पास होते हैं उनको वह बेचकर पैसा भी कमाते हैं। लेकिन इसके साथ ही समय समय पर इसके संदर्भ में निजता संबंधी मुद्दे भी खड़े होते रहते हैं। साथ ही साथ बिग टेक कंपनियों द्वारा पूरी दुनिया में अपने को वर्चस्वशाली स्थिति में लाने के लिए अपने को अलग अलग देशों के क्षेत्र में विस्तारित करने की और इसके माध्यम से एक मजबूत नेटवर्क प्रभाव को जनित करने की रणनीति अपनाई जाती है। इसके माध्यम से न केवल कंपनियों द्वारा अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ इनके द्वारा एक कोशिश की जाती है कि वह डिजिटल क्षेत्र में अधिक से अधिक मार्केट शेयर को प्राप्त कर सकें। और इन्हीं सभी रणनीतियों के चलते इन कंपनियों द्वारा वर्तमान में लगभग एकाधिकार को प्राप्त कर लिया गया है और इसी से ये आगे चलकर और भी लाभ कमा लेती है। अब इसके तहत कई बार ये होता है कि यदि कोई नई कंपनी इस क्षेत्र में आना चाहती है तो उनको रोकने के लिए पूर्व विद्यमान कंपनियों द्वारा अनेक गैर प्रतिस्पर्धाकारी व्यवहारों को अपनाया जाता है, जिसके चलते इन पर एंटी ट्रस्ट केसेस भी किए गए हैं। जैसे कि यह अपने प्रतिस्पर्धियों को टारगेट करती हैं। जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको पैसों का लालच देके उनका जबरन अधिग्रहण कर लिया जाता है। साथ ही साथ नवीन कंपनियों के आगमन को रोकने के लिए विविध प्रकार के एंट्री बैरियर्स लगाए जाते हैं, उनके ग्रोथ को रोकने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ इनके पास चूंकि पूंजीगत आधार काफ़ी व्यापक होता है, पैसा काफ़ी अधिक होता है, जिसका ये प्रयोग करके अपने प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए अपनी सेवाओं को लगभग जो है मुफ्त में देती हैं और इसके माध्यम से जो भी कंपनी मूल्य लेने का प्रयास करती है सेवाओं के बदले तो वह उनको टिकने ही नहीं देती है।
साथ ही साथ इनके द्वारा चूंकि यह पूरी दुनिया में जानी मानी कंपनियों के रूप में जानी जाती हैं, इसके चलते भी यह अपने व्यापक नेटवर्क प्रभावों का प्रयोग करते हुए अपने उपभोक्ताओं के सरप्लस को प्राप्त करती हैं और उसका लगातार लाभ उठाती हैं। अब चूंकि बिग टेक कंपनियां बहुत सारे वर्तमान में लाभ देने वाले कार्य भी कर रही हैं, जैसे कि मुफ्त में वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करना, गूगल मैप, गूगल स्कॉलर, गूगल सर्च इंजन के द्वारा सभी वर्गों द्वारा गैर विभेदकारी आधार पर इसका लाभ उठाया जाना, साथ ही साथ गूगल आदि द्वारा वर्तमान में कोरोना वैक्सीन के वितरण आदि के संदर्भ में भी प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। यही कारण है कि किस प्रकार से हम जो हैं इनके एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को रोक सकें और साथ ही साथ हम इनको किस प्रकार से सकारात्मक रूप से विनियमित व नियंत्रित कर सकें, इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अब इसी के संदर्भ में बहुत सारे सुझावों की चर्चा की जा सकती है। जैसे कि सबसे पहले तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि इन्हें हम ज़्यादा नियंत्रित करने के बजाय विनियमित करने पर बल दें, रेगुलेशन पे हम ज़्यादा बल दें। साथ ही साथ यदि इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पब्लिक गुड्स, कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं यदि मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो सरकारें इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ टैक्स छूट अथवा सब्सिडी भी प्रदान कर सकती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो आयोग वगैरह हैं वो समय समय पर यह अनुशंसा करते रहे हैं कि सरकार ऐसी कंपनियों से जो गैर व्यक्तिगत डेटा होता है, जिससे किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सामने नहीं आती, उसकी भी प्राप्ति की जा सकती है और इसका प्रयोग सामाजिक आर्थिक लाभकारिता के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ गूगल, फेसबुक आदि कंपनी जो हैं वह अपने को लाभकारी बनाने के लिए यदि इनके द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना या कंटेंट का प्रयोग किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए मीडिया संगठन आदि द्वारा किया जाता है, तो वह भी भुगतान करने के सीमा में लाया जा सकता है और इसके माध्यम से इनको लाभकारी बनाने के लिए कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ हाल के समय में ये देखा गया है कि किसी भी बड़ी कंपनी की एकाधिकारवादी नीतियों को रोके जाने के संदर्भ में जो जनमत है उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि 2015 में ट्राई के द्वारा भारत में नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों को जब लागू किया गया तो उसके संदर्भ में जनमत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से अभी हाल में ही जो व्हाट्सएप की नवीन प्राइवेट पॉलिसी के प्रति जो जन आक्रोश देखा गया, उसके चलते भी अंततः व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेट पॉलिसी को कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए विवश होना पड़ा है। यानी जागरूकता एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से इन बड़ी टेक कंपनियों की एकाधिकारवादी नीतियों को हम रोक पाने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि सरकारों के समक्ष यह है इस बड़ी बिग टेक कंपनियों को विनियमित किए जाने के संदर्भ में लगातार दुविधाएं विद्यमान होती हैं, इसके चलते भी ये कहा जाता है कि स्वयं बिग टेक कंपनियों को भी इसके संदर्भ में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ ही उनके निजता पे भी मुख्य रूप से बल दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से यदि बड़ी बड़ी कंपनियों आदि द्वारा मार्केट को ही डिस्टॉर्ट आदि किया जाता है, एकाधिकारवादी नीतियों के पालन के द्वारा यदि वे बड़ी और बड़ी होती जाती हैं, तो जब मार्केट क्रैश करता है तो अंततः सबसे पहले ऐसी कंपनियां ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के अभाव में उनमें और बेहतर करने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। 2008 की आर्थिक मंदी में देखा गया कि अमेरिका के बहुत बड़े बड़े जो बैंक थे वो इसलिए भी ढह गए क्योंकि उनके द्वारा एकाधिकारवादी नीतियों को अपनाया गया और इसके माध्यम से जो उनमें और सुधार किया जा सकता था, जो उनमें और जो है नवाचार करने की प्रवृत्ति हो सकती थी, वह समाप्त हो गई, जिससे अंततः उनका पतन ही हो गया। तो एकाधिकारवादी नीतियों को लागू ना किया जाए, इसके संदर्भ में उनके द्वारा नैतिकता का पालन किया जाए, उनके संदर्भ में सबके लिए जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है क्रिएट की जाए, इसको जो है लागू किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दिए गए एक भाषण से, और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से चीन स्वयं को एक शांतिपूर्ण रूप से उभरने वाले राष्ट्र के रूप में देखता है और अमेरिका द्वारा उसको किस प्रकार से उभरने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संदर्भ में शी जिनपिंग ने अपने व्यक्त को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि चूंकि प्रत्येक देश का अपना स्वयं का इतिहास, अपनी स्वयं की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था होती है, और इसी के चलते पश्चिमी समाज और सभ्यताएं और पूर्वी समाज और सभ्यताएं किसी भी आधार पर जो हैं वह असमानता के धरातल पर आधारित नहीं हैं, अपितु समान धरातल पर आधारित हैं। यही कारण है कि पूरब और पश्चिम के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव यदि किया जाता है तो वह सही नहीं है। साथ ही साथ यदि राष्ट्र लगातार शक्तिशाली बनते जाते हैं तो उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार के अहंकार, पूर्वाग्रह और नफरत की भावना को बढ़ावा ना दें, और इसके आधार पर उनके द्वारा मानव सभ्यता के ऊपर किसी भी प्रकार की हायरार्की वाली व्यवस्था को निर्मित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि सभ्यताओं के आधार पर यदि हम रैंकिंग करने लगेंगे कि पश्चिमी सभ्यता श्रेष्ठ है, पूर्वी सभ्यता जो है कई कमियों से ग्रस्त है, तो इससे अंततः किसी को भी लाभ नहीं होगा। अब इसके संदर्भ में शी जिनपिंग लगातार अमेरिका द्वारा प्रारंभ की गई गुटवादिता और उसके द्वारा विविध प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के विरुद्ध किए गए अभियानों, जिसमें व्यापार आदि युद्ध, तकनीकी आदि युद्ध को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में भी अमेरिका की आलोचना करते हैं। और साथ ही साथ उनके द्वारा ये किया जा रहा है कि कहा गया है कि नवीन शीत युद्ध को प्रारंभ करने के संबंध में जो अमेरिका द्वारा कार्य किया जा रहा है वह किसी भी रूप में सही नहीं है। लेकिन यदि हम इस पूरे वक्तव्य को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चीन ने यह जो पूरा भाषण दिया है उस पूरे वक्तव्य के संदर्भ में चीन की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह समान रूप से अपनी कही गई बातों को सबसे पहले अपने ऊपर ही लागू करे। वर्तमान में खुद चीन ही इसके संदर्भ में सबसे ज्यादा आक्रामक नीतियों को अपनाया गया राष्ट्र सामने नजर आता है, और भारत जो है वह इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आपके समक्ष है। भारत पर 2020 में लगातार जो है सीमा विवाद के चलते चीन द्वारा दबाव डालने की रणनीति अपनाई जा रही है, चाहे वो पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, या फिर सिक्किम आदि का क्षेत्र हो। इसी प्रकार से ताइवान क्षेत्र में भी चीन लगातार उस पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए उससे आक्रामक रवैया जो है उसके प्रति अपना रहा है, जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जो है ये बात ठीक है कि देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उभरना चाहिए तो उनको आक्रामक रवैया अपनाना नहीं चाहिए। हालांकि इसके संदर्भ में शांतिपूर्ण नीति को जब अपनाए जाने की बात कही जाती है तो यह भी एकदम सत्य है कि वह सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होती है, और चीन को भी इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जब हम चाइना के राइज के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चाइना राइज में आक्रामकता को शामिल यदि किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार किए जाने के संदर्भ में राष्ट्रों में मतभेद पैदा हो जा सकता है, और इसका लाभ उठाया जा सकता है राष्ट्रों में तनावों को बढ़ावा देने के लिए। तो यह जो बातें हैं वो हमें समझने के लिए ज़रूरी हैं इस आर्टिकल के संदर्भ में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर 10 पर दिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिए गए एक भाषण से, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत और चीन के मध्य संबंधों को बेहतर बनाए जाने की दिशा में क्या किया जाना चाहिए इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को दिया है। तो संदर्भ है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन को लेकर भाषण दे रहे हैं, और उन्होंने जो है चीन से बेहतर संबंधों को बनाए जाने के संदर्भ में 3 पारस्परिक और 8 व्यापक सिद्धांतों या प्रस्तावों को स्थापित किए जाने की बात कही है, जिसका हमें पालन किया जाना चाहिए।
तो अब इसके संदर्भ में क्या देखा जा रहा है, यदि हम पिछले एक साल में भारत और चीन के मध्य संबंधों को देखें तो हम ये देखते हैं कि 2020 का जो हमारा साल रहा वह एक ऐसा साल रहा जिसमें कोरोना वायरस के अलावा जो दूसरी खबर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वह चीन और भारत के मध्य सीमा विवाद ही चर्चा में रहा है। यह सीमा विवाद जो है मार्च अप्रैल से ही लगातार चर्चा में आ रहा था। मई जून के बाद जो है इसके संदर्भ में लगातार घटनाएं देखने को मिली। मुख्य रूप से 15 जून में एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिली जब गलवान घाटी नाम के क्षेत्र में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की खबर सामने आई। इसमें कुछ चीनी सैनिकों की मृत्यु की भी खबर थी। हालांकि अगर ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो हम 2020 और 1975 इन 2 सालों के अगर हम अपवाद को छोड़ दें तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीनी सीमा लगातार शांतिपूर्ण बनी हुई है। हालांकि हाल के समय में दोनों के मध्य जिस प्रकार का तनाव बढ़ रहे हैं वो इस बात को संकेतित करते हैं कि दोनों ही देशों द्वारा इसके संदर्भ में कार्य करना चाहिए। और इसी के संदर्भ में विदेश मंत्री का कहना है कि यदि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद बढ़ते हैं और इससे दोनों देशों के संबंधों की कटुता बढ़ती है तो इसका परिणाम केवल भारत और चीन पर ही नहीं पड़ेगा अपितु पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिससे आगे चलकर भारत और चीन के संबंध निर्धारित होने लगेंगे। इसी के चलते जो है दोनों देशों को इसके संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐतिहासिक आधार पर या फिर पिछले कुछ दशकों में किस प्रकार से भारत और चीन के मध्य विविध मामलों के संदर्भ में विवाद हुए हैं उनको देखें तो हम ये पाते हैं कि बहुत से और भी अन्य क्षेत्र हैं जहां पे भारत और चीन के मध्य विविध प्रकार के विवाद विद्यमान हैं। जैसे कि चीन द्वारा 2010 के काल में जम्मू कश्मीर से जो भारतीय नागरिक जाते थे उनको जो है स्टेपल प्रकार का वीजा दिया जाता था, यानी उनको जो है सामान्य वीजा नहीं दिया जाता था और इसके माध्यम से वह कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मसले को अलग करके देख रहा था भारत से। साथ ही साथ चीन द्वारा लगातार अरुणाचल प्रदेश पर भारत के स्वामित्व को नकारा गया है। साथ ही साथ भारत द्वारा जब जब एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स और यूएनएससी की सदस्यता को स्थापित किए जाने के संदर्भ में कार्य किया गया तो भारत की भागीदारी से को जो है चीन ने इनकार किया। साथ ही साथ जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनको जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव लाए गए तो उनको भी जो है चीन द्वारा ब्लॉक किया गया। मुख्य रूप से वर्तमान में जो तनाव देखा जा रहा है वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भ में भी है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र से गुजरता है जिसको लेकर भारत ने आपत्ति भी जताई है। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लगातार भारत और चीन के मध्य जो है तनाव देखे जा रहे हैं सीमा विवाद के अतिरिक्त। इसी को ध्यान में रख के विदेश मंत्री का ये कहना है कि भारत और चीन को इस संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए और मुख्य रूप से इसके संदर्भ में 3 पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र और 8 व्यापक सिद्धांतों को आधार बनाकर संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन 3 पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र में पारस्परिक सम्मान यानी म्यूचुअल रेस्पेक्ट, पारस्परिक संवेदनशीलता म्यूचुअल सेंसिटिविटी और पारस्परिक हित म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के संबंधों को स्थापित करना होगा। इसके अलावा यदि दोनों देश अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि दोनों देशों ने जो विविध प्रकार के समझौते वगैरह कर रखे हैं जिनका संबंध चाहे व्यापार से हो चाहे सीमा से हो, ऐसे संबंधों को जो है ऐसे समझौतों को जो है पूरी तरीके से लागू करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोनों देशों को सीमा जो है एलएसी जो है उसका सम्मान करना होगा और कोई भी एक पक्ष यदि यथा स्थिति को बदलने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हम सीमा क्षेत्र में शांति और व्यवस्था को बनाए रखें, इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को यह समझना होगा कि हम दोनों ही देश बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह जो बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना का जो हमारे सामने लक्ष्य है उस संकल्पना को हमें बहुध्रुवीय एशिया में भी आवश्यक रूप से लागू करना होगा।
इसमें केवल और केवल चीन ही शक्ति के रूप में विद्यमान नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे के हितों, चिंताओं, प्राथमिकता को ध्यान में रखें। दोनों देश एक दूसरे की संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखें। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि दोनों ही देश चूंकि उभरती हुई शक्ति हैं, इसलिए दोनों ही देश एक दूसरे के हितों को चोट ना पहुंचाएं, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब यह भी बेहद आवश्यक होता है, या फिर आप कह सकते हैं यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब दो देशों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं तो उनमें निश्चित रूप से मतभेद और मतांतर बने रहते हैं, लेकिन इनका हम बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें कार्य करना होगा। और यदि हम इन चीज़ों को लागू कर सकें, तभी भारत और चीन अपने संबंधों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें भारत चीन संबंधों के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की, जो पेज नंबर 7 पर दिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, विशेष रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री से इसका संबंध है। इसका संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि हर साल 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसके संदर्भ में 2 से 3 शब्दों को समझना हमें आवश्यक है। सबसे पहले तो हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस क्या होता है, फिर हम समझेंगे होलोकॉस्ट क्या होता है, फिर हम समझेंगे इसके संदर्भ में एंटीसेमिटिज्म क्या है, जो लगातार चर्चा में रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो होलोकॉस्ट स्मरण दिवस है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, वह जो है 1941 और 1945 के बीच नाजी जर्मनी के द्वारा यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार व होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। इसमें 27 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1945 में ऑशविट्स यातना शिविर, जो कि पोलैंड में है, वहां से जो यहूदी कैद करके रखे गए थे उनको यूएसएसआर की रेड आर्मी द्वारा मुक्त किया गया था। ऑशविट्स विरकैनो एक प्रमुख यातना शिविर था, हालांकि दूसरे भी अन्य शिविर थे, मुख्य रूप से पोलैंड में था। यह जो दिन है वह नाजी शासन और उसके सहयोगियों द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों और 11 मिलियन अन्य लोगों की हत्या को याद करने का एक दिवस है। इसको 1 नवंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 60/7 द्वारा नामित किया गया था, और कई देशों ने अपने स्वयं के होलोकॉस्ट स्मारक दिवसों की स्थापना की है, जैसे कि ब्रिटेन इसको 27 जनवरी को ही मनाता है, और इजराइल में इसको अन्य समय में मनाया जाता है। इसका नाम जो है योम हाशोआ के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें होलोकॉस्ट, या जिसे हिब्रू भाषा में शोआ कहते हैं, वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी जर्मनी द्वारा लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी गई, उसी नरसंहार को होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट मतलब नाजी जर्मनी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दिया जाना। होलोकॉस्ट जो शब्द है वह प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है जला हुआ प्रसाद। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले भी इस शब्द का प्रयोग लोगों का एक बड़े समूह की मृत्यु यानी सामूहिक मृत्यु का वर्णन करने के लिए किया जाता था, लेकिन 1945 के बाद से तो यह शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों की हत्या का लगभग पर्याय ही बन गया है। इसीलिए होलोकॉस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो यहूदी लोग होते हैं उसमें शोआ या शोह शब्द से इसे संदर्भित करते हैं, जो तबाही के लिए हिब्रू शब्द को दर्शाता है। अब इसी के संदर्भ में एक और शब्द महत्वपूर्ण है जिसे कहा जाता है एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म का हिंदी तात्पर्य होता है यहूदी विरोध। यह एक धार्मिक या नस्लीय समूह के रूप में यहूदियों के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। जर्मन आंदोलनकानी विल्हेम मार द्वारा 1879 में एंटीसेमिटिज्म शब्द तब गढ़ा गया जब मध्य यूरोप में यहूदी विरोधी अभियान चल रहे थे, और ये जो आर्टिकल आया है वो इसी बात पर केंद्रित है।
जिसमें वर्तमान में इंटरनेट की दुनिया में जिस प्रकार से एंटी सेमिटिज्म प्रकार के भाव बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से जो है निर्जातीयता को लेकर हेट्रेड बढ़ रहा है, उसको दूर किए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इंटरनेट में आप एनोनिमस रहते हुए, गुमनाम रहते हुए कार्य कर सकते हैं, और जिस प्रकार से कोविड-19 के काल में जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रखने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसने भी हेट स्पीच के विस्तार को और भी गंभीर कर दिया है। इसी से जो है आगे चलकर एंटीसेमिटिज्म और दूसरे प्रकार का जो निर्जातीयतावाद है, वह जो है बढ़ावा उसको मिलता है। मुख्य रूप से इसके तहत अल्पसंख्यकों को ही निशाना बनाया जाता है और उन्हें ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ मानकर उनके नाश की बात की जाती है। जो हम प्रत्येक 27 जनवरी को होलोकॉस्ट को याद रखते हैं, वो इसी बात का द्योतक है कि हमें इस भावना को समाप्त करने के लिए कार्य करना है। इसके तहत न केवल संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा शिक्षा का प्रयोग पारस्परिक सम्मान और ज्ञान की बातों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना होगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को भी इसके संदर्भ में नैतिक प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दें और इसको एंटीसेमिटिज्म जैसी भावनाओं को दूर करने के लिए कोशिश करें। इसको स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि कई बार यह भी कहा जाता है कि केवल शिक्षा ही इसके संदर्भ में असहिष्णुता को रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है। इसके संदर्भ में दूसरे पक्षों को भी हमें जागरूक करना होगा। मुख्य रूप से कई बार हम इसके संदर्भ में यह भी देखते हैं कि होलोकॉस्ट को ही कई लोग निकारने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं थी। यही कारण है कि यदि इतिहास में किसी प्रकार का कोई दुखद तथ्य आदि देखा जाता है, तो उस इतिहास के तथ्य को महत्वपूर्ण रूप से जो है बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि इसके संदर्भ में हम सीख ले सकें। यूनेस्को द्वारा भी इसके तहत एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम है प्रोटेक्ट दी फैक्ट्स, यानी तथ्यों की रक्षा। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय कमीशन आदि की भागीदारी है, जिनके द्वारा न केवल होलोकॉस्ट के तथ्यों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ इस प्रकार की त्रासदी फिर से जो है ना हो, इस प्रकार की त्रासदी को भविष्य में रोका जा सके, इसके संदर्भ में भी जागरूकता को बढ़ाए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब इसमें वर्तमान में जो हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, उसमें कई बार हम पूरी दुनिया को ध्रुवीयता के आधार पर बढ़ते हुए देखते हैं, हम ध्रुवीकरण देखते हैं। यही कारण है कि हमें लोगों को और ज़्यादा तार्किक बनाना होगा, हमें लोगों को प्रश्न करने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा, साथ ही साथ जो है लोगों को इसके संदर्भ में जागरूक बनाना होगा ताकि होलोकॉस्ट जैसी स्थितियां दोबारा ना हो, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को हम सततता के आधार पर, शांतिपूर्णता के आधार पर आगे बढ़ा सकें। तो यह जो आर्टिकल है वो इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता है। चलिए अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम सत्य कथन की बात करें तो एक और दो दोनों जो हैं वो हमारे कथन सत्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, एक और दो दोनों। तो आज पेज नंबर 1 में इसके संबंध में खबर आई है, जिसमें बजट सेशन चूंकि शुरू होने वाला है और बजट सेशन जो है साल का पहला सत्र होने वाला है, इसी के चलते राष्ट्रपति जो सदन है उसमें अभिभाषण करेंगे। लेकिन 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को जो है बॉयकॉट करने की बात कही है, और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि सरकार जिस प्रकार से गैर लोकतांत्रिक प्रकार का रवैया अपना रही है, इसी के चलते हम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति संबोधन की, तो यह संविधान के अनुच्छेद 87 में वर्णित है, जिसमें 2 उदाहरणों पर इस प्रकार के संबोधन की चर्चा मिलती है। इसमें भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति पहले वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब पहला सत्र होता है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं जब सदस्य शपथ ले चुके होते हैं और सभापति भी चुन लिए गए होते हैं। जब तक राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं तब तक किसी अन्य कार्य को नहीं किया जाता है। यदि वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के समय लोकसभा अस्तित्व में ना हो या फिर इसे भंग कर दिया गया हो और राज्यसभा की बैठक होनी हो तो राज्यसभा का जो सत्र होगा वो याद रखिएगा वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना ही हो सकता है, जैसा कि 1977 में हुआ था। जो राष्ट्रपति का भाषण होता है वह अनिवार्य रूप से आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और योजनाओं को बताता है। साथ ही साथ यह सरकार के एजेंडे और उनकी दिशा का एक व्यापक ढांचा भी प्रदान करता है। यह जो राष्ट्रपति का संबोधन है वह ब्रिटेन में सिंहासन से भाषण के समकक्ष है, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन। अब यह जो भाषण होता है इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में जो धन्यवाद प्रस्ताव है, मोशन ऑफ थैंक्स नामक प्रस्ताव पर इसमें चर्चा होती है। यह सदन के सदस्यों के लिए चर्चा और बहस को बढ़ाने का एक माध्यम है और इसके माध्यम से वह सरकार और प्रशासन की जांच करने, उनकी चूक और विफलताओं की आलोचना करने के भी एक माध्यम के रूप में सामने आता है। आमतौर पर यह जो धन्यवाद प्रस्ताव मोशन ऑफ थैंक्स होता है इस पे चर्चा के लिए 3 दिन आवंटित किए जाते हैं। यदि इसमें कोई संशोधन होता है और स्वीकार किया जाता है तो संशोधित रूप में मोशन ऑफ थैंक्स अपनाया जाता है और जब चर्चा का अंत होता है, याद रखिएगा चर्चा के अंत में मतदान के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। लोकसभा में जो है इसको पारित किया जाना अनिवार्य है। यदि ये पारित नहीं हो पाता तो ये एक तरीके से सरकार की हार मानी जाएगी और यह उन तरीकों में से एक हो सकता है जिसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी भी व्यक्त कर सकती है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है जो हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन सभी को 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा बाद में जोड़ा गया। दूसरा है इन्हें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया। तीसरा है मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, ना कि विदेशियों पर। कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, 1 और 3, केवल 3 की 1, 2 और 3। तो अगर हम इसके संदर्भ में देखें तो दूसरा जो कथन है वो तो एकदम गलत है। बलवंत राय मेहता समिति तो पंचायती राज से संबंधित है, यह मुख्य रूप से स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पे था, तो दूसरा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब दूसरा यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ पे गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए तीसरा यहाँ पे दे रखा है, तीसरा यहाँ पे दे रखा है। अब पहला कथन हमें देखना होगा। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये एकदम सही बात है। सभी को 42वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो ये गलत है। 42वें संविधान द्वारा संशोधन अधिनियम द्वारा 10 जोड़े गए थे, फिर 11वां जो है बाद में जुड़ा। इसका मतलब ये वाला जो है गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि पहला गलत हो, दूसरा गलत है, तीसरा हमारा सही है, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर केवल 3। तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है जिसमें हाई कोर्ट द्वारा कॉमेडियन फारूकी को जो उनको जमानत याचिका थी उसको दिए जाने से इनकार कर दिया गया है और इसके संदर्भ में इस बात पे बल दिया गया है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही मौलिक कर्तव्यों को भी लागू किया जाना आवश्यक है। दोनों के बीच एक हार्मनी होनी चाहिए। तो संविधान के निर्माताओं ने जो है शुरुआत में इसको जोड़ा नहीं था। बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए अनुच्छेद 51A के रूप में। 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जुड़ गया, कुल मिला के 11। अब यह किसकी सिफारिश पर थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो याद रखिएगा केवल नागरिकों तक सीमित हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं तो संविधान का पालन करना, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, साथ ही साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं,
हमारी जो समग्र संस्कृति है उसकी समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना, यह मूल कर्तव्य में शामिल है। वनों को, झीलों को, नदियों को, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना जाए और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि में हम उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, यह भी मूल कर्तव्य में शामिल है। तो कुल मिला कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वसम्मति के लिए एकजुट होना, यूएफसी या कॉफी क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह एक अनौपचारिक क्लब है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के संभावित विस्तार के विरोध में विकसित हुआ। चीन इसका नेतृत्व करता है। यह यूएनएससी विस्तार पर किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आम सहमति का आह्वान कर रहा है। कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, 1, 2 और 3 की कोई नहीं। तो दूसरा जो कथन है वो तो हमारा गलत है। तो अगर हम इसको काट देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अनौपचारिक क्लब है, ये वाली सही है। आम सहमति का आह्वान करता है, ये भी बात सही है। यानी 1 और 3 होना चाहिए। चूंकि ABC में नहीं है तो उत्तर हो जाएगा हमारा D, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है पेज नंबर 13 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में विस्तार की जो बात है वो लगातार चर्चा में है। भारत द्वारा स्थायी सीट के दावेदार के रूप में जो है बात कही गई है। हालांकि मामला जो है काफी समय से लटका हुआ है। विशेष रूप से इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह जो है इसको लेकर अभी तक पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई है। कई सारे जो ग्रुप्स हैं जैसे कि यूएफसी ग्रुप्स, उनके द्वारा जो है विस्तार का विरोध किया जा रहा है। तो ये यूएफसी या जिसे कहते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या जिसे कॉफी क्लब कहा जाता है वो क्या है? यह एक अनौपचारिक क्लब है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सीटों के संभावित विस्तार के विरोध में 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र में विकसित हुआ, यूएन में। इटली का मुख्य रूप से इसमें नेतृत्व है, जिसका लक्ष्य जो G4 देश हैं, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, उनके द्वारा प्रस्तावित स्थायी सीटी के लिए जो वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया। और यह इस बात को स्थापित करता है कि जो सुरक्षा परिषद का रूप और आकार होना चाहिए, उस पर यदि कोई भी निर्णय लिया जाए तो मुख्य रूप से इसमें कंसेंसस होनी चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए। आगे चलकर इसमें जो है 1995 में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, मैक्सिको और मिस्र और इटली, ये 4 जो देश हैं वो इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कॉफी क्लब में ये 4 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र और इटली, जिस प्रकार से G4 देशों में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान है। आगे चलकर इसको और भी देशों का समर्थन मिला, जिसमें स्पेन, अर्जेंटीना, तुर्की, कनाडा, दक्षिण कोरिया शामिल है। वर्तमान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से लगभग 50 देश इसमें शामिल हैं। और इसका मानना है यदि स्थायी सीटों में कोई भी वृद्धि की जाएगी तो सदस्य देशों के बीच असमानता और बढ़ेगी। इसलिए आपको यदि किसी भी प्रकार का विस्तार आदि करना है तो आपको आम सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि आम सहमति बनना काफ़ी मुश्किल है। इसी के चलते ये जो यूएनएससी विस्तार की जो बात है वो लगातार जो है आप कह सकते हैं कि आगे ही बढ़ती जा रही है। इस पर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिग टेक फर्मों द्वारा एकाधिकार शक्ति का दुरुपयोग एक वैश्विक चिंता के रूप में उभरा है। इस संदर्भ में सकारात्मक बाह्यताओं और उपभोक्ता अधिशेष को प्रोत्साहित करने और एकाधिकारवादिता को रोकने वाले एंटी ट्रस्ट कानूनों पर छिड़ी बहस को स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, चीन को वैश्विक नेतृत्व दिखाना चाहिए और अभिमानी महाशक्तियों के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, टिप्पणी करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर ये दोनों क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस आईएएस के आज के इस अंक के तहत हमने द हिंदू के अधिक से अधिक जो तथ्य हैं और जो फैक्ट्स हैं और साथ ही साथ विश्लेषण का हमने आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि जो है आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।